आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने ठुकराया अमेरिका का पेश करदा सीज फायर प्रपोजल, कहा फिलिस्तीनियों की मांगों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम। जामिया नगर में तोड़फोड़ में थोड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई पर राजी। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू फरीक का दावा, कहा मस्जिद फर्जी तरीके से वक्फ की गई। मुस्लिम कोटा पर फिर हाथ पैर मार रही कांग्रेस हुकूमत, 2 बार बिल लौटा चुके गवर्नर, तीसरी बार का क्या प्लान। 370 पर सलमान खुर्शीद ने की मोदी हुकूमत की तारीफ, बोले कश्मीर में खत्म हुई बड़ी परेशानी। राजस्थान का कासिम जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार, आईएसआई के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गया पकड़ा। वक्फ को लेकर जेडीयू से मुसलमान है सख्त नाराज, डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है पार्टी। पीएम मोदी ने बिहार को दिए कई तोहफे, 50,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिए। आप ले आई दिल्ली हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड, 100 दिनों की दिल्ली हुकूमत की नाकामी गिनाई। स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी, जांच में आला अफसरान को मिलेगी जगह। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा जंग को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से पेश करदा सीज फायर प्रपोजल को हमास ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमास ने अमेरिकी ड्राफ्ट पर सख्त एतराज जताते हुए कहा कि ये प्लान फिलिस्तीनी लोगों की मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम है। सबसे अहम तो ये कि ड्राफ्ट में जंग और भुखमरी के खात्मे की शर्तें होना जरूरी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि इजराइल ने अमेरिका के सीज फायर ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। हमास ने कहा कि नया ड्राफ्ट दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए तैयार किया गया रिवाइज्ड वर्जन है, यानी कि सीज फायर में सारी शर्तें इजराइल के मतलब की हैं, जिसके चलते अब हमास ने इस ड्राफ्ट को रद्द कर दिया। गजा पर इजराइल की जंग को खत्म करने की डिप्लोमेटिक कोशिश जारी रहने के बीच अमेरिकी सफीर स्टीव विटकॉफ के जरिए एक नया ड्राफ्ट हमले को रोकने, इंसानी राहत को गजा तक पहुंचाने के लिए और परमानेंट सीज फायर का रास्ता आसान करने के मकसद से एक फ्रेमवर्क पेश किया गया। इजरायली अमेरिकी मीडिया और हमास तहरीक के करीबी फिलिस्तीनी जरायों के मुताबिक 13 निकाती प्लान में 60 दिन के सीज फायर, इजरायली कैदियों और फिलिस्तीनियों की रिहाई और गजा के मुस्तकबिल पर स्ट्रक्चर्ड बातचीत पर जोर दी गई है। अमेरिका के पेश करदा ड्राफ्ट पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कहा कि उन्होंने गजा सीज फायर के लिए विटकॉफ की डील को कबूल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमास अमेरिका के पेश करदा ड्राफ्ट पर रजामंद नजर नहीं आया। द न्यू अरब के मुताबिक हमास ने गजा के लिए अमेरिका स्पॉन्सर्ड सीज फायर ड्राफ्ट पर सख्त एतराज जताते हुए कहा कि ये प्लान फिलिस्तीनी लोगों की मांगों को पूरा करने में नाकाम है। हमास ने ड्राफ्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इसमें इजराइल के मुताबिक शर्तें मौजूद हैं। एक्सियोस से बात करने वाले जरायों ने बताया कि नए ड्राफ्ट में अमेरिका की ओर से कोई साफ गारंटी शामिल नहीं है कि टेम्परेरी सीज फायर से परमानेंट सीज फायर हो जाएगा। विटकॉफ का ड्राफ्ट भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि अगर बातचीत 60 दिनों से ज्यादा चलती है तो सीज फायर भी जारी रहेगा। तब इजराइल एक तरफा तरीके से इसकी खिलाफ वर्जी कर सकेगा, जैसा उसने मार्च में किया था। मीडिया को दिए गए बयान में रेजिडेंट अफेयर एनालिस्ट हनी अल दनी ने इस बात पर जोर दिया कि नया ड्राफ्ट हकीकत में इजराइल के पीएम नेतन्याहू के जरिए तैयार किया गया एक रिवाइज्ड वर्जन है, जिसका मकसद पहले के समझौते को इजराइल के कब्जे के मुताबिक शर्तों के साथ बदलना है। वहीं हमास के दूसरे सीनियर अफसर समी अबू जुहरी ने कहा कि हमास ग्रुप के जरिए अमेरिकी सीज फायर ड्राफ्ट का मुआयना करने के बाद पाया गया कि ये ड्राफ्ट पूरा नेतन्याहू की शर्तों के मुताबिक है, जिसमें जंग को खत्म करने, इजरायली फौज की वापसी और गजा में इंसानी इमदाद की एंट्री को लेकर कोई वादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जामिया नगर में तोड़फोड़ के नोटिस के खिलाफ अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कौमी राजधानी के जामिया नगर में कुछ मुबैना गैर कानूनी जायदादों को गिराने के खिलाफ अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर राजी हो गया है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने शुरू में वकील से कहा कि वो शहरी हुक्काम की तरफ जारी तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। CJI ने कहा हाईकोर्ट जाएं। इन अर्जी गुजारों के वकील ने कहा कि इस अदालत ने हुक्म दिया है कि 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, लेकिन यहाँ एक नोटिस चिपकाया गया है और इसमें कहा गया है कि हमें बेदखल कर देना चाहिए। नोटिस 26 मई को चिपकाया गया था।
वकील ने कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई, अगर इस पर सुनवाई हो सकती है तो हमें कुछ राहत मिल सकती है। इसके बाद बेंच अगले हफ्ते अर्जी पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गई। गौरतलब है कि हाल ही में हुक्काम ने उत्तर प्रदेश महकमा आपाशी की जमीन पर तजावुजात का हवाला देते हुए दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में कई घरों को गिराने का नोटिस जारी किया। 22 मई को मुतासिरा जायदादों पर चिपकाए गए नोटिस में लिखा है, सभी को मुत्तला किया जाता है कि खिज्र बाबा कॉलोनी ओखला में तजावुजात किया गया है, जो उत्तर प्रदेश महकमा आपाशी के जेरे इंतजाम है। इस जमीन पर बने घर और दुकानें गैर कानूनी हैं और इन्हें अगले 15 दिनों में हटा दिया जाएगा। यह कदम 8 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उठाया गया है, जिसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए को कानून के मुताबिक ओखला गांव में तजावुजात ढांचे को गिराने के लिए कहा गया था। अयोध्या में प्रशासन ने मांस और शराब की दुकानों पर पूरी तरह से बंद करने के हुक्म दिए हैं। इस हुक्म को लेकर लोगों की मिलीजुली रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। अयोध्या इंतजामिया के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सरबराह मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या में इंतजामिया ने नॉनवेज की दुकानों पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है। नॉनवेज की दुकानों पर बैन लगने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सरबराह मौलाना शहाबुद्दीन ने तीखा रद्द-ए-अमल किया है। उन्होंने कहा, इस तरह का फैसला अगर लागू होता है तो ये मुसलमान की कमर तोड़ने वाला होगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि नॉनवेज की दुकानों पर बैन लगाने की जो बात चलाई जा रही है वो इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हजारों की तादाद में इस कारोबार से मुस्लिम बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस पर बैन लगाना बेहद गलत है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बिरादरी के लोग हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ फिरके परस्त देखते हैं जिन्होंने कहा कि इस तरह के कानून को लागू करके वो दोनों बिरादरियों के बीच में फासले पैदा करना चाहते हैं। बता दें कि सूबे की हुकूमत ने अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानों पर पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। फूड डिप्टी कमिश्नर मानिक चंद सिंह ने मुआयना कर मांस और शराब की दुकानदारों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा कि तय टाइम लिमिट में दुकानें बंद नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह कदम सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद उठाया गया है। इंतजामिया का कहना है कि मजहबी रास्तों की पाकीजगी बनाए रखने के लिए जरूरी था। हिंदू बिरादरी का कुछ लोगों ने इस हुक्म का साथ दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या धर्म की अलामत है, इसलिए पूरे शहर में गोश्त की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। इस हुक्म के बाद अब यहाँ के कई दुकानदारों ने नॉनवेज की जगह वेज खाना बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। दुकानदारों का कहना है कि वो 2 दिन में नई वेज की दुकानें कैसे शुरू कर सकते हैं। वाराणसी में ज्ञानव्यापी के 1991 के असल केस में हिंदू फरीक की तरफ से दावा किया गया कि जहां मस्जिद खड़ी है वो फर्जी तरीके से वक्फ की गई है। विजय शंकर रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट में 1982 में दिए गए फैसले की बुनियाद पर यह दावा किया कि वहीं मुस्लिम फरीक के वकील ने कहा कि प्लॉट नंबर 9130 वक्फ जायदाद ही है जहां मस्जिद बनी है। वाराणसी के एफटीसी कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले के 1991 के असल केस की सुनवाई जारी है। सुनवाई में हिंदू फरीक की बहस पूरी हो चुकी है, अब मुस्लिम फरीक बहस कर रहा है। हिंदू फरीक की ओर से बहस करते हुए लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने दावा किया कि मुस्लिम फरीक जिस प्लॉट नंबर 9130 को वक्फ जायदाद बता रहा है वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद खड़ी है, वो फर्जी तरीके से वक्फ की गई है। विजय शंकर रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के 1982 में दिए गए फैसले की बुनियाद पर यह दावा किया। विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि दोषीपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में एक फैसले में वाराणसी के 245 वक्फ जायदाद, जिनमें ज्ञानव्यापी मस्जिद भी शामिल है, उसे फर्जी बताया था। विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद पर मुस्लिम फरीक का दावा खुद ही खारिज हो जाता है। 1936 के दीन मोहम्मद के मामले में भी रिकॉर्ड में फर्जी तरीके से काशी विश्वनाथ की जगह अहले इस्लाम लिख दिया गया था, फिर इसे वक्फ जायदाद बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में दिए गए फैसले ने अब इस मामले को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और फैसला हिंदुओं के ही हक में होगा। इसे लेकर जब मुस्लिम फरीक के वकील अखलाक अहमद से बात की गई तो उनका कहना था कि हम अपनी बात पर कायम है कि प्लाट नंबर 9130 वक्फ जायदाद ही है, रिकॉर्ड में अहले इस्लाम ही लिखा है। हिंदू फरीक का इल्जाम बेबुनियाद है कि रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया गया है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अगर ऐसा कोई फैसला है तो हिंदू फरीक रिकॉर्ड दिखाएं, हम कोर्ट को इसका जवाब देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि पसमानदा तबकों को मुहैया करने वाले अक़लियती इदारा जामिया उर्दू अलीगढ़ मुनासिब क्लासेस के बिना ही डिग्रियां बांट रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे डिग्री होल्डरों को उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल के जेरे इंतजाम प्राइमरी स्कूलों में उर्दू जुबान के असिस्टेंट टीचर के तौर पर तकर्रुर के हक से महरूम कर दिया है। न्यूज वेबसाइट करियर 360 ने पीटीआई के हवाले से बताया कि जूहर अली और दीगर अफराद के जरिए दायर
अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशीरी ने कहा, दरख्वास्त गुजार ने साल 1995 में इंटरमीडिएट इम्तिहान पास किया है और उसे 26 जुलाई 1995 को सर्टिफिकेट जारी किया गया है। दरख्वास्त गुजार के मामले के मुताबिक उसने जामिया उर्दू अलीगढ़ में दाखिला लिया था ताकि वो 9 नवंबर 1995 को यानी 5 महीने के अंदर अदीबे इम्तिहान दे सके और नतीजा जुलाई 1996 में डिक्लेयर किया गया। रिकॉर्ड पर रखे गए सर्टिफिकेट से साफ तौर से पता चलता है कि दरख्वास्त गुजार ने फरवरी 1997 में मुनक्किद उर्दू टीचर एग्जाम पास किया है। दरख्वास्त गुजारों ने दलील दी थी कि उन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल में डिग्री हासिल की है और वो सूबे के प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के तौर पर तकरूरी के लिए हकदार हैं। सभी दरख्वास्त गुजार उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने टीचर अहलियत टेस्ट 2013 शिरकत की और इसे पास किया। दरख्वास्त गुजारों ने दावा किया कि वो एग्जाम के नताइज के मुताबिक तैयार की गई मेरिट लिस्ट में शामिल थे, जहां कुछ को पोस्टिंग दी गई जबकि दूसरे पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक जांच से पता चला कि कुछ दरख्वास्त गुजारों ने 1 साल से भी कम वक्त में अदीब कामिल कोर्स पास कर लिया, जबकि कोर्स की मुद्दत 1 साल थी, जबकि कुछ ने उसी साल डिग्री हासिल की जिस साल उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट एग्जाम दिए थे। नतीजन जिन दरख्वास्त गुजारों को पहले की पोस्टिंग दी जा चुकी थी उनकी तकरूरियां रद्द कर दी गई। दरख्वास्त गुजारों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जामिया उर्दू अलीगढ़ एक तस्लीम शुदा इदारा है और यहाँ अटकलें हैं कि वहाँ कोई टीचर या क्लासरूम नहीं है, बेबुनियाद है। सरताज अहमद और दीगर बनाम उत्तर प्रदेश सूबे 2018 पर भरोसा किया गया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि जो लोग 1997 को या उससे पहले जामिया उर्दू अलीगढ़ के उर्दू के टीचर की शक्ल में अपनी तालीम पूरी कर चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी तालीम बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के ओहदों पर तकरूर किए जाने के हकदार हैं। 2016 आगे यह दलील दी गई कि उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है और एक साथ 2 कोर्सेज करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी जानिब के वकील ने दलील दी कि इस इदारे को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तस्लीम नहीं करता। ये भी दलील दी गई कि जामिया उर्दू अलीगढ़ ने बाकायदगी से क्लासेस नहीं की, सिर्फ डिग्रियां तकसीम की हैं और दरख्वास्त गुजारों ने धोखाधड़ी से डिग्रियां हासिल की हैं। अदालत ने माना कि दरख्वास्त गुजारों ने 5 महीने की छोटी मुद्दत में इंटरमीडिएट और अदीब कामिल की 2 इम्तिहान पास किए हैं, जो जायज़ नहीं है। अदालत ने 17 मई को दिए गए अपने फैसले में कहा कि जामिया उर्दू गैर कानूनी तरह से डिग्रियां तकसीम कर रही थी, इसलिए दरख्वास्त गुजारों को असिस्टेंट टीचर के ओहदे के लिए नाहल करार दिया जाता है। कट। गवर्नर गहलोत ने बिल लौटाते हुए सिद्धारमैया हुकूमत पर वार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 412 का हवाला दिया, जो गवर्नरों को किसी भी बिल की साफ आईनी हैसियत का पता लगाने की इजाजत देता है। कर्नाटक की सिद्धारमैया हुकूमत फिर से मुस्लिम कोटा बिल सदर को भेजने पर गौर कर रही है, जबकि सूबे के गवर्नर थावरचंद गहलोत 2 बार इस बिल को लौटा चुके हैं। अब सूबे की कांग्रेस हुकूमत ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि इस बिल को सदर द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाए। इस बिल में 1 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने का प्रोविजन है। इसी साल मार्च में स्टेट लेजिस्लेट ने इस बिल को पास किया था। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ट्रांसपेरेंसी बिल को भारत के सदर को गौर करने के लिए भेजे जाने के ताल्लुक से अपने फैसले पर दोबारा गौर करने से बुध को इनकार कर दिया था। इससे पहले गवर्नर गहलोत ने 16 अप्रैल को इस बिल को सदर हिंद की मंजूरी के लिए महफूज रख लिया था, लेकिन 28 मई को सभी इम्कानों को खारिज कर दिया गया। अब सूबे के कानून और पार्लियामेंट्री मामलों के वजीर HK पाटिल ने जुमेरात को इस बिल पर अगला कदम उठाने का फैसला लेने के लिए सीनियर अफसरों और कानूनी एक्सपर्ट से मिलने की स्कीम बनाई थी। हालांकि वो बैठक मुलतवी कर दी गई। TOI की एक रिपोर्ट में सीनियर अफसरों के हवाले से कहा गया कि सिद्धारमैया हुकूमत ने अब गवर्नर गहलोत के फैसले को अदालत में चुनौती देने पर गौर किया है और बात की है। साथ ही साथ रिपोर्ट में कहा गया कि आईनी एक्सपर्ट ने मुबैना तौर पर अदालती कार्रवाई न करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि कानूनी एक्सपर्ट ने सूबे हुकूमत से कहा है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने की बजाय ऑप्शनल रास्ते तलाशे जाएं। इस बाबत आज CM सिद्धारमैया की सदारत में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस मुद्दे पर इनफॉर्मली रूप से बातचीत हुई। बता दें कि गवर्नर थावरचंद गहलोत ने बीजेपी के ऐतराज के बावजूद पहली बार बिल को सदर के पास भेज दिया। बीजेपी ने तब इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये बिल आईनी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसमें मजहब की बिना पर रिजर्वेशन का इंतजाम किया गया है। दूसरी बार इस बिल को लौटाते हुए गवर्नर गहलोत ने हाल के इस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आर्टिकल 15 और 16 मजहब की बिना पर रिजर्वेशन पर रोक लगाते हैं और कोई भी पॉजिटिव एक्शन समाजी माली फैक्टर्स पर मबनी होना चाहिए। हुकूमत हिंद ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी को साफ करने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 33 मुल्कों में वफद
वफ्द भेजा है। इसमें कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 को हटाए जाने की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि इससे खित्ते में खुशहाली आई है, जिसके बायस कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार बनी। दहशतगर्दी पर भारत की पॉलिसी को साफ करने और पाक को बेनकाब करने के लिए सरकार ने दुनिया भर के 33 मुल्कों में अपने वफ्द को भेजा है। इस वफ्द में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। वो इस वक्त इंडोनेशिया में हैं। यहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी हुकूमत के फैसले की तारीफ भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से बड़ी परेशानी का खात्मा हो गया है। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने की बेहद तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में रौनक और जमहूरी तरक्की हुई है। 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने से जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से अलग करने की सोच खत्म हो गई है। उन्होंने कश्मीर में हुए असेंबली इलेक्शंस में 65% वोटरों की भागीदारी का भी जिक्र किया। इस खित्ते में उभरी खुशहाली की ओर इशारा करते हुए इन इवेंट्स को पलटने के किसी भी एफर्ट्स के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में एक चुनी हुई हुकूमत है। लोगों के लिए जो कुछ भी हुआ है, कश्मीर में जो खुशहाली आई है, उसे पूर्ववत करना ठीक नहीं होगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी परेशानी थी। इसका एक बड़ा हिस्सा आइन के आर्टिकल 370 में हुकूमत की सोच में दिखाई देता था, जिससे किसी तरह ये ख्याल होता था कि ये देश के बाकी हिस्सों से अलग है। लेकिन आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया है और इसे आखिरकार खत्म कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते रोज को राजस्थान के भरतपुर जिले से रिहायशी कासिम नामी एक शख्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। कासिम को राजस्थान के मेवात के डींग इलाके से गिरफ्तार किया गया और वो फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने चौकसी बढ़ा दी है। हिसार हरियाणा से शुरू हुए जासूसों की गिरफ्तारी का सिलसिला राजस्थान महाराष्ट्र होते हुए अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम की पहचान कासिम के रूप में हुई है। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में ट्रेनिंग तक ले चुका है। बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने NCR से लगे मेवात की डींग से कासिम को गिरफ्तार किया है। कासिम पाकिस्तान जा चुका है, ट्रेनिंग भी ले चुका है। शुरुआती मालूमात के मुताबिक कासिम फौज से जुड़ी खुफिया जानकारी ISI को देता था। ताहम ज्योति मल्होत्रा वाले केस से कासिम का कनेक्शन नहीं है। कासिम का भाई ISI का एजेंट था जो फरार चल रहा है। कासिम पिछले साल पाकिस्तान गया था और 1 महीने वहां पर रुका था। इस 1 महीने में उसने ISI के लिए जासूसी की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली थी। वो तीनों फौज से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसे ISI ने काफी बारीकी से ट्रेनिंग दी थी। उसे कहा गया था कि अगर किसी फौज ठिकाने की फोटो लेना, वहां की सरगर्मियों की नजर रखनी है तो इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक सरकारी मुलाजिम को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ा गया था। मुलजिम कांग्रेस की साबिक हुकूमत में मंत्री शाले मोहम्मद के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करता था। वक्फ को लेकर JDU से मुसलमान सख्त नाराज हैं। मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए JDU कोशिश कर रही है। JDU के लीडरान को मुसलमानों से सख्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। वक्फ को लीडर JDU के तई मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने के लिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। JDU जमीनी सतह पर सख्त मेहनत कर रही है। पार्टी वक्फ एक्ट के मुद्दे पर मुस्लिम बिरादरी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी मुस्लिम बिरादरी के डर और नाराजगी को दूर करने के लिए मुहिम चलाने जा रही है। ये मुस्लिम इलाके में बाकायदा रैलियां भी कर रही है। JDU के तर्जुमान अंजुम आरा ने कबूल किया कि उन्हें कुछ नाखुशगवार सवालों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, मैंने उनकी बातें सुकून से सुनी। मैंने उन्हें समझाया कि JDU ने बिल की हिमायत क्यों की है, क्योंकि इसमें सभी 5 सिफारिशें शामिल हैं। मैंने उन्हें यह भी बताया कि नीतीश कुमार उनके मफाद को ध्यान में रखते हैं। अक़लियतों को नीतीश की क़यादत पर पूरा भरोसा होने का दावा करते हुए आरा ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि जब लोगों को बताया जाता है कि एक्ट में बदलाव क्यों ज़रूरी है तो वो इसे ज़रूर कबूल कर लेते हैं। हमें मुस्लिम हिमायत जारी रहेगी। JDU लीडर आरा ने कहा, हम पर मुस्लिमों का भरोसा बना रहेगा क्योंकि लोग बिहार में तरक्की देखना चाहते हैं और उन्हें नीतीश की क़यादत पर भरोसा है। JDU लीडर सफा अजफर ने मुसलमानों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नीतीश उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे और वो उनके मफाद को समझते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश ने बिहार में इस तरह के RTI के ख्याल को खारिज कर दिया है और जब वक्फ बिल के बारे में सवाल उठेंगे तो वो उसी के मुताबिक कार्रवाई करेंगे।
मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मुझ पर जेडीयू से इस्तीफा देने का दबाव था, लेकिन मैं पार्टी में बनी रही क्योंकि मुझे पता था कि अगर नीतीश क़यादत है तो कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने 2 रोजा दौरे पर बिहार और उत्तर प्रदेश में अहम बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। इस दौरे का अहम मकसद इन सूबों में तरक्की को रफ्तार देना और आइंदा इलेक्शंस में बीजेपी के चुनावी इम्कान को मजबूत करना था। पीएम मोदी ने बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। इस दौरे के दौरान उन्होंने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का इफ्तिताह किया और कई बड़ी संगे बुनियाद रखी, जिससे सूबे के बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार मिलेगी। इन प्रोजेक्ट्स में एविएशन से लेकर एनर्जी तक अलग अलग शोबों में बड़े इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। एनर्जी शोबों में सेल्फ रिलायंस की सिमत में कदम बढ़ाते हुए औरंगाबाद के नबीनगर में 29,947 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट की संगे बुनियाद भी रखा गया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे और पुलों की तामीर से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को भी तरजीह दी। आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर पीएम ने एक अवामी इजलास से भी खिताब किया। इन प्रोजेक्ट से बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली की रेखा हुकूमत अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। रेखा गुप्ता का कहना है कि इन 100 दिनों में हमारी हुकूमत ने लोगों के लिए काम किए हैं। लोगों का काम करने वाली हुकूमत को चुना गया है। इससे इतर आम आदमी पार्टी इन 100 दिनों को बीजेपी की नाकामी के रूप में गिन रही है। आज पार्टी के दिग्गज सौरभ भारद्वाज, आतिशी और कुलदीप कुमार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा हुकूमत पर खूब हमला बोला। कहा कि इस हुकूमत ने सिर्फ झूठ बोला है। यही नहीं, तीनों ने बीजेपी की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और कहा कि हम इसे घर घर पहुंचाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कालकाजी एमएलए आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के लोगों का जीना हराम कर दिया है। सुधार करने या अपने वादे पूरे करने की बात तो दूर, बीजेपी ने अपने 100 दिनों के पीरियड में दिल्ली में पिछले 10 सालों से चली आ रही पॉलिसियों को भी रद्द कर दिया। आज आम आदमी पार्टी अपनी हुकूमत के पहले 100 दिनों में बीजेपी की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत हर पहलू से नाकाम रही है। हम इस रिपोर्ट कार्ड को दिल्ली के हर घर तक ले जाएंगे। दिल्ली के लोग आज महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट देकर गलती की है। आपने कहा कि बीजेपी हुकूमत 100 दिनों में अपने वादे तो पूरे नहीं कर पाई, बल्कि दिल्ली की पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को बंद कर दिया। साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की 4 इंजन की हुकूमत हर रोज झूठ बोल रही है। इन लोगों ने अपने 100 दिनों की हुकूमत में कम से कम 100 झूठ बोले हैं। अभी पिछले दिनों मोहल्ला क्लिनिक के मुलाजमीन से सीएम ने कहा था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अब आज ही खबर आई है कि 2000 से ज्यादा कर्मियों को निकाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने जिन मोहल्ला बसों को शुरू कराया था, अब उनका नाम बदलकर चलाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के जरिए फीस बढ़ाने पर सरकार के जरिए बोले गए झूठ का कल हाईकोर्ट में पर्दाफाश हो गया। दिल्ली हुकूमत प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में है, जिसकी खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माना और जायदाद जब्त करने का हक होगा। फीस तय करने के लिए स्कूल, जिला और नजरेसानी कमेटियां बनेंगी। दिल्ली हुकूमत प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। ये ऑर्डिनेंस दिल्ली स्कूल तालीमी बिल 2025 के लिए होगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत कई कड़े कानून बनेंगे, जिसकी खिलाफवर्जी करने वाले स्कूलों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। बार बार खिलाफवर्जी होने पर स्कूल की जायदाद भी जब्त हो सकती है। फीस तय करने के लिए स्कूल, जिला और नजरसानी कमेटियां बनेंगी। ये ऑर्डिनेंस 1 सप्ताह के अंदर लाया जा सकता है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद स्कूलों के जरिए फीस में की जाने वाली मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाना है। ऑर्डिनेंस एक आर्जी तरीका होगा। इसे दिल्ली असेंबली के मॉनसून सेशन में बिल पेश करने से पहले लागू किया जाएगा। इस बिल में फीस को लेकर सख्त कानून होंगे। कानूनों की खिलाफवर्जी करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही फीस के ताल्लुक से शिकायतों के निपटारे के लिए मुख्तलिफ कमेटियों को तश्कील किया जाएगा। इसमें फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए सख्त कानून होंगे। मिसाल के तौर पर हर तालिबे इल्म के मामले में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इंतजामिया के पास बार बार खिलाफवर्जी और जुर्माना न देने की शक्ल में स्कूल की जायदाद को सील करने और बेचने का भी हक होगा। जराये ने बताया कि अगर जुर्माना तय वक्त के अंदर नहीं भरा जाता है तो जुर्माने की रकम को दोगुना करने का भी कानून होगा। इसके अलावा स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। बिल में स्कूल की सतह पर एक फीस मुकर्रर करने की कमेटी बनाने की बात कही गई है। ये कमेटी स्कूल इंतजामिया, प्रिंसिपल, 3 टीचर और 5 सरपरस्तों को मिलाकर बनेगी। इस कमेटी का काम होगा कि वो स्कूल की फीस पर नजर रखें और इसको यकीनी बनाए कि फीस में मनमानी बढ़ोतरी ना हो। इसके अलावा जिले में भी एक फीस अपील कमेटी बनाई जाएगी।
इस कमेटी में महकमा तालीम के अफसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सरपरस्त और असातिज़ा शामिल होंगे। ये कमेटी फीस से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक नजरसानी कमेटी भी बनाई जाएगी। इस कमेटी में माहिर तालीम शामिल होंगे। ये कमेटी फीस से जुड़े मामलों में सुझाव देगी। सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर शफाफियत लाना है। सरकार चाहती है कि स्कूल फीस के नाम पर सरपरस्तों से मनमानी फीस ना वसूले। बिल में यह भी कानून है कि अगर कोई स्कूल कानून की खिलाफवर्जी करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। बार बार खिलाफवर्जी करने पर स्कूल रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि ये बिल सरपरस्तों के हुकूक की हिफाजत करेगा। इससे प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर शफाफियत आएगी। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।